आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए भूविज्ञान यानी जियोलॉजी का पार्ट 13 लेकर हाजिर हूँ। यह हमें तकनीकी रूप से उपलब्ध कराने में सहयोग है परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर का। सर को मैं नमन करती हूँ और आइए जानते हैं आज की स्टोरी। क्योंकि इससे पहले अगर आपने भाग 12 पढ़ा होगा तो आपको समझने में काफ़ी आराम रहेगा। तो चलिए देखिए, जब हम स्कूल टाइम में होते हैं तो इस विषय के बारे में बहुत कुछ तो बताया नहीं गया होता है और ये सब्जेक्ट के रूप में है भी नहीं, क्योंकि भूगोल ही होता है जिसके बारे में बताया जाता है। तो जब हम विश्वविद्यालय में जाते हैं तो यह एक नया क्या है सब्जेक्ट है और इसके बारे में जानने की इच्छा भी बहुत होती है। अब भाई अगर आप कोई नई चीज़ आपको दे दी जाए तो आपकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से इस सब्जेक्ट के लिए था लोगों के मन में। तो जैसे ही टीचर क्लास में इंटर करते हैं वैसे सब लोगों की जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो और साधारण औपचारिकताओं को मतलब पूरा किया। उसके बाद जब व्याख्यान की शुरुआत हुई तो उन्होंने कहा कि आप लोग स्कूल में भूगोल में पढ़ चुके होंगे कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। परंतु पूरी तरह क्या है, पृथ्वी गोल नहीं है। यह क्या है, ध्रुवों की तरफ से क्या है, थोड़ी चपटी है। इसीलिए इसके जो केंद्र से सतह है तक की जो दूरी है, अर्थात यह कैसा है, अर्धव्यास सब तरफ एक समान मतलब नहीं है। जहाँ केंद्र से ध्रुवों तक का अर्धव्यास कितना है, 6357 किलोमीटर। वहीं केंद्र के भूमध्य रेखा तक की दूरी कितनी है, 63 से 78 किलोमीटर है। उन्होंने आगे बताया कि पृथ्वी पर क्या है, हवा है, पानी है, पत्थर है, मिट्टी है, बालू है, पेड़ पौधे हैं और तरह तरह के प्राणी भी हैं। ऐसे सभी चीज़ें पृथ्वी की सतह पर या फिर कुछ थोड़ी सी गहराई तक मिलती हैं। लेकिन बाकी सारी पृथ्वी केवल भांति भांति की किससे बनी है, पत्थरों की। फिर वे कहने लगे कि हम सामान्य भाषा में जिसे पत्थर यानी स्टोन कहते हैं, भूविज्ञान की तकनीकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, सेल या रॉक कहा जाता है। स्टोन ना कहकर रॉक कहने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि पत्थर स्टोन किसी भी कड़े पदार्थ के लिए कहा जा सकता है। हमारे शरीर में गुर्दे यानी जो किडनी है या पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में जो पथरी बन जाती है उसे भी किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। लेकिन सेल या रॉक जो वर्ड का प्रयोग हम तभी करते हैं जब वह हमें पृथ्वी में नेचुरल रूप से पृथ्वी के एक भाग के रूप में क्या है, प्राप्त होता है। टीचर ने आगे बताया कि अगर आप पहाड़ पर चले जाएं और वहाँ के किसी पत्थर अर्थात सेल यानी रॉक को हाथ में लेकर
ध्यान से पास से उसका निरीक्षण करें तो आप देखेंगे कि वह सेल पूरी तरह से एक रूप नहीं है। उसमें क्या है, अलग अलग कई घटक यानी कंपोनेंट्स हैं। अगर सेल काला है तो बीच बीच में क्या है, दूसरे रंग की चीज है। कहीं कुछ अलग चमक वाले दाने हैं या कहीं कुछ और ही दूसरे गुण हैं। वास्तव में हर सेल इस प्रकार के अनेक घटकों का क्या है, मिश्रण होता है। उन घटकों को हम क्या कहते हैं, खनिज या मिनरल कहते हैं। खनिज की जो डेफिनेशन है, उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन केमिकल कंपोजिशन होता है, अर्थात वे या तो तत्व हो सकते हैं या क्या है, यौगिक। उनका एक निश्चित परमाणु संरचना होती है और वे कैसे होते हैं, अजैविकीय विधि से बने पृथ्वी के नेचुरल पार्ट होते हैं। अब अध्यापक अपनी रो में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, 3, और ये वर्गीकरण उनके बनने की प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। जमीन के अंदर ताप बहुत है तो कभी कभी कुछ सेल पदार्थ पर क्या है, पिघल जाता है, क्योंकि पत्थर जो हैं कठोर होते हैं, जो आपको ज्योग्राफी में बताया गया है, जिसे मैग्मा कहते हैं। यह मैग्मा ठंडा होकर जो सेल बनते हैं उन्हें आग्नेय सेल कहते हैं। कुछ दूसरे प्रकार के सेल जमीन की सतह पर या सतह के पास ही पुराने सेलों से बनी बालू, मिट्टी आदि के जमने से बनते हैं, जिन्हें औषधि सेल कहा जाता है। एक तीसरे प्रकार के सेल भी होते हैं जो पहले से बने हुए सेलों पर ताप या दाब के बढ़ने के कारण होने वाले परिवर्तनों से बनते हैं। उन्हें क्या, कार्यांतरित सेल कहा जाता है। अब टीचर भूविज्ञान के मूल तत्व बता रहे थे। विद्यार्थी क्या है भाई, टीचर बताएगा तो वो ध्यान से सुनेंगे। कुछ लिख रहे थे, परंतु एक विद्यार्थी बहुत ही आसान, सभी एक जैसे तो होते नहीं है था, उसे कभी कुछ गड़बड़ लग रहा था। उसके मन में शंकाएं उठ रही थी और अध्यापक जो बता रहे थे उसे वह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। पूछूं ना पूछूं, उसके मन में यही चल रहा था। बहुत वो कसमकस में था कि तभी टीचर रुके और उन्होंने जानना चाहा कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि नहीं। वे टीचर का परम कर्तव्य होता है। क्या कोई कुछ पूछना चाहता है? उस विद्यार्थी को मौका मिला और उसने कहा कि मेरा एक प्रश्न है। अध्यापक से अनुमति मिलने पर उसने कहा कि किसी भी चीज का वर्गीकरण उसमें स्थित गुणों और विशेषताओं के आधार पर होना चाहिए। हम प्राणियों का वर्गीकरण जलचर, स्थलचर, उभयचर या हवा में उड़ने वाले प्राणियों के रूप में करते हैं, या फिर हड्डी वाले और बिना हड्डी वाले प्राणियों में करते हैं, या शक्ल वाले, पैरों वाले या रोमों वाले प्राणियों में करते हैं। पेड़ पौधों का वर्गीकरण फूल वाले, बिना फूल वाले, बीज वाले, बिना बीज वाले, जड़, तना, पत्ती वाले या ये अंग ना रखने वाले, पानी में रहने वाले, रेगिस्तानी आदि विविध तरीकों से करते हैं। फिर भूविज्ञान वाले सेलों का वर्गीकरण उनमें दिखाई पड़ने वाले गुणों के आधार पर न करके उनके बनने की प्रक्रियाओं के आधार पर क्यों करते हैं तो पता नहीं कब लाखों या करोड़ों वर्ष पहले हो चुकी है, और जिन्हें
किसी ने देखा नहीं। टीचर यह प्रश्न सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि आपने जो पूछा वही सच्चा विज्ञान है, वही वैज्ञानिक चिंतन है। जो टीचर ने कहा यह किताब में लिखा है, उसे लिख लिया, याद कर लिया और परीक्षा में लिखाए तो उससे अंक मिल सकते हैं, उपाधि मिल सकती है, जानकारी मिल सकती है, पर विज्ञान का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। विज्ञान का अर्थ ही है पहले कही हुई बात पर संशय, स्वयं चिंतन, सभी उपलब्ध प्रमाणों का तर्कपूर्ण विश्लेषण और उन सब के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। आपने जो प्रश्न पूछा वह एकदम सही है और वैज्ञानिक इस कंक्लूजन पर अचानक ही नहीं पहुंच गए। आपको आगे बताएंगे सेलों का आगे का वर्गीकरण। उनमें दिखाई देने वाले गुणों अर्थात उनमें मिलने वाले खनिजों और उनके गठन के आधार पर ही किया जाता है। फिर भी सेलों के हजारों प्रकार मिलते हैं और भूविज्ञानियों ने पाया कि उनके बनने की प्रक्रिया के आधार पर उनका वर्गीकरण सबसे अधिक सुविधाजनक है। वैसे विशिष्ट उपयोगों के लिए जैसे इंजीनियरिंग में दूसरे प्रकार जैसे सेलों की शक्ति आदि आधारों पर भी वर्गीकरण किए जाते हैं। सेलों की उत्पत्ति प्रक्रिया पर भी वैज्ञानिक अचानक नहीं पहुंच गए, उसका भी सैकड़ों वर्षों का इतिहास है और वह इतिहास जानने के लिए आपको क्या करना होगा, भूविज्ञान की कहानी मतलब पढ़नी होगी, समझनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। क्लास में तो शायद मैं वह पूरी ना सुना पाऊँ, फिर भी जब जैसा जैसा मौका मिलेगा आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूँगा, अवश्य सुनाऊँगा, बताऊँगा। तो बस यहीं पर मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिए जो इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। इतना सम्मान और आदर देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।